नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा एक बार फिर से सूबे की सत्ता में आने को लेकर के लगातार सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी का दूसरे दिन भी लगातार महामंथन जारी रहा। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक 10 से 15 विधायकों की सीट बदल सकती है और कुछ का टिकट भी कट सकता है। तो वहीं पार्टी के नेताओं ने बैठक में कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से उतारे जाने से पूरे प्रदेश में हिंदुत्व का संदेश जाएगा। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ को मथुरा सीट से भी लड़ाए जाने की चर्चाएं चल रही थी। वहीं बैठक के बाद सीएम योगी ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पंजाब सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा, अपने पंजाब दौरे के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक एक पूर्व नियोजित प्रायोजित साजिश थी। पंजाब सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। ड्रोन हो या कोई भी हमला वहां हुआ हो, लेकिन पंजाब सरकार ने इस सब को नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। अमित शाह ने यूपी चुनावों के लिए रणनीति में तब्दीलियां की हैं। अब सिटिंग एमएलएस के टिकट नहीं काटे जाएंगे, अंधाधुंध कटौती नहीं होगी। बागियों को देखते हुए ये रणनीति तब्दील की गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सूबे में जिस तरीके की हलचल देखने को मिली, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दिया है और इस्तीफों की ये झड़ी बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकती है। ऐसे में दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अमित शाह ने रणनीति में थोड़ी सी तब्दीली की है। तब्दीली क्या है? ये है कि पहले 100 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे जाने थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट कम कटेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। स्पर्श हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? बीजेपी लगातार मंथन कर रही है। कल तक रणनीति कुछ और थी, आज तब्दीली है। तब्दीली ये कहती है कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं समीकरण बनता बिगड़ता नजर आया और रणनीति में तब्दीली। अब सिटिंग एमएलए के टिकट नहीं कटेंगे। और देखिए पूजा, सबसे पहली बात की बीजेपी की बैठक अभी भी जो है चलती हुई नजर आ रही है। लगभग 8 घंटे हो गए। बीच में मुख्यमंत्री आए थे और पंजाब के जो सुरक्षा चूक मामला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर उन्होंने बात दी थी। कल से ही हम अपने तमाम दर्शकों को कह रहे थे कि जो कई एमएलए हैं उनकी टिकट काटने को लेकर जो है लगातार बैठक में जो है चर्चा जारी है। लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला, दो जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में जो है थोड़ा सा बदलाव किया है, ताकि जो ज्यादा ही जो तमाम जो ऐसा लग रहा है कि अब कई सारे एमएलए जो है छोड़कर जा सकते हैं पार्टी। ऐसे में पार्टी जो है एकजुट रहती हुई नजर आए। तमाम जो एमएलए हैं, तमाम जो मंत्री हैं, वो एकजुट रहते हुए नजर आए। इसी को लेकर ये रणनीति में थोड़ा सा बदलाव है कि अब जो ज्यादातर एमएलए हैं उनकी टिकट जो है नहीं कटती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ दूसरा जो अहम अपडेट सूत्रों के हवाले से, जिस समय आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं उसी समय एक बड़ी खबर तमाम दर्शकों के लिए। हो सकता है कि अयोध्या से चुनाव लड़े सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिलेगी, ये मानना है आला कमान का। साथ में मथुरा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की चर्चा थी, लेकिन उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में पार्टी की बैठक में विस्तार से इस पर चर्चा हुई है। स्पर्श, देखिए बिल्कुल, मैं दूसरी जो सूत्रों के हवाले से खबर था यही बता रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से ही जो है चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर जिस तरीके से अब मंदिर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है और अयोध्या से ही मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाने को लेकर अभी तक जानकारी जो है निकलकर सामने आई, ताकि जो फुल फ्लैज जिस भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए कहा जाता है कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, वही कहीं ना कहीं चेहरा जो है बीजेपी जो है जो पूरे विधानसभा के चुनाव है उसमें लेकर उतरते हुए नजर आए। यहाँ पर अयोध्या से चुनाव लड़ाकर यहाँ पर संदेश दिया जाएगा और उसके साथ साथ 2024 से पहले आप मंदिर पूरा करके आने वाले जो चुनाव है, जो लोकसभा के चुनाव होंगे, वहां पर उस तरीके का संदेश दिया जाएगा। यानी बीजेपी जो है अपने जो स्टैंड होता है उस पर कायम रहती हुई जो है नजर आएगी। और जो दो मुख्य जानकारी है, पहली कि ज्यादातर जो विधायक है अब उनके टिकट जो है नहीं कटते हुए नजर आएंगे, पहले के मुकाबले नहीं कटते हुए नजर आएंगे। और दूसरा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब अपनी जो परंपरागत सीट है अयोध्या, वहीं से जो है लड़ते हुए नजर आएंगे। ये अभी जो है निकलकर जानकारी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया स्पर्श, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।
2 से 3 महीने पहले, थोड़ा सा रुक कीजिए, एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में। ये मीटिंग हुई थी और उसमें एजेंडा तय हुआ था, केंद्रीय चुनाव समिति की वो मीटिंग थी, उसमें एजेंडा तय हुआ था कि इस बार यूपी चुनाव में धार हिंदुत्व के एजेंडे को दी जाएगी। अब उसी एजेंडे का हिस्सा है अयोध्या। राम के नाम पर वैतरणी पार करने की कोशिश होगी 2022 की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों से अब तक भाजपा से कई विधायक अपना साथ छुड़ा चुके हैं, मंत्री समाजवादी पार्टी जा चुके हैं। वहीं आज कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी का कमल अपने हाथों से छोड़ दिया। हो सकता है उन्हें साइकिल की सवारी पसंद आ जाए, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जिन्होंने विधानसभा चुनाव से आने पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को इस्तीफा दिया था। ये दंगल मंगल से शुरू हुआ और आज बुधवार है। बीजेपी के लिए बुध भारी नजर आ रहा है। उनके बाद 3 अन्य विधायकों ने भी अपने समर्थकों में भाजपा को अलविदा कह दिया है। समर्थकों के साथ दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री हैं। दारा सिंह चौहान मऊ से मधुबन सीट से विधायक हैं। मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने इस्तीफे में साफ लिखा है कि सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगारों नौजवानों की घोर उपेक्षा की। उससे आहत हैं साहब। 5 साल आहत नहीं हुए, हो सकता है कुछ सेटलमेंट ना हुआ हो जिससे तकलीफ ज्यादा बढ़ गई। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सपा में जा रहे हैं, आपका क्या इरादा है? अब ठीक है, अब उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान देके, ताकत देके मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा, साफ साफ कहना चाहता हूँ। भदोही जिले के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारे में शोर मचा हुआ है, हलचल है। इस्तीफे की फोटो वायरल होने की जानकारी मिलने पर विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने इसका खंडन भी कर दिया। उन्होंने कहा उनके लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी जांच के लिए कोतवाली में तहरीर दी गई। बीजेपी विधायक ने कहा भाजपा के लिए उनके खून का एक एक कतरा समर्पित है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ शरारती तत्वों ने एक हमारा लेटर पैड पे टाइप करा करके, जो न हमारा लेटर पैड है न हमारे हस्ताक्षर हैं, उस पे किसी ने भ्रामक स्थितियां समाज में फैलाने का काम किया है और ये षड्यंत्र के तहत यह लेटर पैड वायरल किया है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस आईडी से यह लगा हुआ है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, सिपाही के रूप में काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में हमारी निष्ठा है। मैं बहुत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय परशुराम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से आने पहले यूपी में खलबली मची हुई है। कहीं इस्तीफों की झड़ी लगी तो कहीं पर सिर पर ताज सजाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा घमासान किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के यूपी कैबिनेट से इस्तीफे के आने बाद बीजेपी के कई नेता सपा में शामिल होने के लिए आतुर नजर आते हैं, जबकि स्वामी प्रसाद 14 जनवरी को सपा की साइकिल पर सवार होंगे, यानी कि मकर संक्रांति के दिन। उत्तरायण जिस दिन सूर्य होगा उसी दिन साहब खिचड़ी खाने वाले हैं। किसके साथ? अखिलेश यादव के साथ। आज समाजवादी पार्टी की लखनऊ में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सहयोगी पार्टियों से मुलाकात करी। मुलाकात हुई, क्या बात हुई वो आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। सीट शेयरिंग में चर्चा हुई। महान दल को 3 सीटें, प्रसपा यानी कि चाचा को मिलेंगी 6 और
राजभर को दे रहे हैं 8 सीटें। कौन कितना संतुष्ट होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से लगातार की जा रही है। इमरान मसूद के करीबी कांग्रेसी विधायक नरेश सैनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इमरान मसूद और मसूद अख्तर के सपा के साथ जाने के ऐलान के बाद बेहट से विधायक नरेश सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सबसे बड़ी वजह बेहट सीट बताई जा रही है। सूत्रों की खबर यह भी है कि इमरान मसूद इस बार खुद बेहट सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में उनके करीबी विधायक नरेश सैनी ने इमरान का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। देखिए, सत्ता है, सत्ता की लालसा कुछ भी करवाती है। इमरान मसूद ने हालांकि कहा कि वो चुनाव लड़ने के इरादे में नहीं है, जब हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने उनसे बातचीत की थी। लेकिन नरेश सैनी की जो इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें, बेहट सीट से चुनाव लड़ें, दोस्ती को पीछे करते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सुनिए। विधायक नरेश सैनी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या वजह रही कि कांग्रेस छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हुए? मैं आज जो हमारे देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर, जो उनकी राष्ट्रीयता की सोच है, जो उनका कार्य करने का तरीका है, उनसे प्रभावित होकर और अपने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की नीतियों से प्रभावित होकर और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी की नीतियों से प्रभावित होकर, आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की नीतियों से प्रभावित होकर, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी की नीतियों से प्रभावित होकर, आदरणीय प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव देव जी की नीतियों से प्रभावित होकर आज मैंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन करना कहा। कांग्रेस में क्या कमी रह गई? लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है कि हम पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अलग अलग अभियान जो है चला रही है, तो क्या कमी रह गई कि वहां से आपने छोड़ा? जनता साथ नहीं लग रही है। जनता साथ होती तो मैं कहता, जनता साथ नहीं चल रही। वो कितनी भी मेहनत कर रही है, वो पता नहीं, जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है जो उनकी कार्यप्रणाली है उससे। बीजेपी से भी एक बड़े कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़कर गए, किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? कोई नुकसान होगा इस चीज़ का? मैं तो समझता हूँ उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। उनसे बड़े नेता तो यहाँ पिछड़े समाज से नेता आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। कोई नुकसान उनसे नहीं होगा। टिकट को लेकर किसी प्रकार का आश्वासन आपको मिला हो? टिकट्स के मेरा कोई आश्वासन नहीं है। मैं तो केवल नीतियों से प्रभावित होकर आज भाजपा को ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कांग्रेस विधायक थे जो फिलहाल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो सियासत का जब खेल होता है तो अजब गजब खेल दिखाता है। किस तरीके से नरेश सैनी अचानक से तमाम आला कमान के नेतृत्व से प्रभावित हो गए, कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जनता साथ नहीं है, इसलिए वो भी दल का साथ छोड़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस की ही बात करेंगे, लेकिन बात देवभूमि से होगी। देहरादून से बड़ी खबर है। उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय को पार्टी ने सभी पदों से हटा दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, इसके चलते पदों से बेदखल किए गए हैं। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पत्र जारी करते हुए इस बात की इत्तला की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पत्र जारी किया। वही देवेंद्र यादव हैं जिससे हरीश रावत की अनबन हो गई थी। अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? किशोर उपाध्याय वो नाम, टिहरी से चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा है इनकी, लेकिन नेगी साहब चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। उनको पदों से बेदखल कर दिया गया है, कहा जा रहा है। अब क्या होगा कुछ पता नहीं है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अटकलें काफी लंबे समय से थी कि किशोर उपाध्याय कभी भी कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, और इन तमाम अटकलों को आज विराम लगता हुआ नजर आ रहा है जब प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का एक पत्र तेजी से वायरल हुआ, जिसमें साफ तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय को पार्टी ने अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। एक तरह से उन पर गाज गिराई गई है, और गाज गिरने का जो मुख्य कारण माना जा रहा है, अब से 2 से 3 दिन पहले देर रात को किशोर उपाध्याय ने भाजपा के चुनाव प्रभारी जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उनसे उनके आवास पर मुलाकात की। तो आवास से बाहर निकलते हुए साफ तौर पर इन्होंने अपने निजी
कामों का जिक्र किया था कि निजी जो उनके मुद्दे हैं उसको लेकर मुलाकात की थी, लेकिन साफ तौर पर समझा यही जा रहा था कि उत्तराखंड भाजपा में दखल देने को लेकर ये बात हुई है, मुलाकात हुई है, लेकिन उसको आगे कुछ भी नहीं बात बन पाई थी। लेकिन अब जिस तरह से एकाएक कांग्रेस ने बड़ा फैसला करते हुए एकदम से एक्शन किया है किशोर उपाध्याय पर और साफ तौर पर उन पर गाज गिराई गई है, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है, तो साफ समझा जा रहा है कि जल्द ही किशोर उपाध्याय भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन पूजमा, इसमें एक और बड़ी बात जो है, भाजपा के टिहरी से सिटिंग विधायक है धन सिंह नेगी, जो बीते रोज ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आकर अपना विरोध जता चुके हैं कि अगर किशोर उपाध्याय की एंट्री टिहरी से होती है, भाजपा में होती है, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे और अपने समर्थकों के साथ कोई भी बड़ा फैसला वो लेने को मजबूर होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चुनाव सर पर है। अजीत अहम जानकारी साझा करने के लिए तो अजीत हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए हो सकता है मुश्किलें आसान हो जाएं, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी जब वो बीजेपी में जाएंगे। हरक सिंह रावत ने उत्पात पहले से मचा रखा है, अब आ जाएंगे उपाध्याय जी भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूकने के साथ ही पार्टियों में महिलाओं की दावेदारी को लेकर उठापटक तेज हो गई है और कांग्रेस की ओर से प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर, साथ ही मौजूदा सरकार को लेकर हमारे सहयोगी ने पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की। आपने अब पिछले दौरान जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो उस दौरान हमने आपको कुछ महिला प्रतिभागियों की जो दावेदार हैं उनकी क्या कुछ सोचना है वो भी आपको दिखाया था, लेकिन हरीश रावत क्या कह रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष। सर, स्वागत है जनता टीवी में। सबसे बड़ा सर सवाल है कि वर्चुअल तरीके से जोड़ने की बात की जा रही है, लगातार युवा भी जुड़ रहे हैं। आज आपने सभा को भी संबोधित किया है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चुनौती है, चुनौती का सामना करेंगे, रास्ता निकालेंगे। और मगर एक बात मैं इलेक्शन कमीशन से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 55% ऐसे एरियाज़ हैं उत्तराखंड में जहाँ कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। उन एरियाज़ के लिए कोई विकल्प इलेक्शन कमीशन को निकालना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा खड़ा करना चाहिए जहाँ लोग मतदाता से बातचीत कर सकें। सर, आचार संहिता लगी थी, एक ज्वलंत मुद्दा उत्तराखंड में चल रहा है इस समय कि जिस तरीके से शिक्षकों के और अन्य विभागों में ट्रांसफ़र हुए हैं, कहीं ना कहीं नीति के खिलाफ है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं और अब जनता के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? ये आचार संहिता और कानून का उल्लंघन है और सरासर भ्रष्टाचार के लिए काम हुआ है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर सख्त रवैया अपनाएगा। सर, सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि इस समय जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है कांग्रेस, किस तरीके से महिलाओं को सामने लाएगी? क्या कांग्रेस के द्वारा और महिलाओं को और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और सीटें बढ़ेंगी? जी, हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि महिलाओं को टिकट दिया जाए और उनको लाया जाए। सर, क्या कुछ तैयारी इस समय अब युवाओं को लेकर के किस तरीके से है, क्योंकि अब समय काफ़ी कम बचा हुआ है? युवाओं को और महिलाओं को जोड़ेंगे और वो हमारे साथ हैं भी, काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनके जोश का पार्टी अधिकतम लाभ उठा सके। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। उनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को और महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा, उन्हें मजबूत करने का काम किया जाएगा, साथ में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। फिलहाल हरीश रावत युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं। फिलहाल पार्टी को जोड़ करके रखना ही इस समय बड़ी चुनौती है उनके लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे ट्रक चालक का शव मिला है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में ज्वेलरी शॉप से 3 शातिर महिलाओं ने सोने की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है। महिलाओं की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस महिलाओं की तलाश में जुटी। ललितपुर में कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब पर छापेमारी कार्रवाई की। 500 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद हुई है। गाजियाबाद के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज कई पार्षदों ने जिलाध्यक्ष राशिद मलिक और महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। जिले के सभी विधानसभा सीटों पर जीतने का दावा भी किया है। गोंडा में आपसी विवाद को लेकर दबंगों ने मारी गोली। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद में देर शाम युवक पर खुलेआम चाकू से हमला हुआ है। घटना के बाद दबंग आरोपी मौके से फरार। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। महिला समेत 3 लोग गंभीर तौर पर घायल। रायबरेली में बेखौफ बदमाशों ने बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।
आगरा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने की लाठी डंडों से युवक की पीट कर हत्या। मरणासन हालत में युवक को छोड़कर फरार हुए दबंग। लखीमपुर खीरी में दिन दहाड़े बाइक सवार अज्ञात लोगों ने युवक को मारी गोली। इलाज को लिए ले जाते समय घायल युवक की रास्ते में हुई मौत। मसूरी में पहाड़ी से बोल्डर आने से युवक की मौत। मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल और कैंपस में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे पीजीआई हॉस्पिटल और कैंपस में स्टाफ सहित कुल 23 लोग कोरोना पॉजिटिव। गोड्डा में डीआईजी समेत 39 मरीज कोरोना संक्रमित एक मरीज की हुई मौत। 100 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर कोतवाली मसूरी में अहम बैठक का आयोजन। चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों को भी बताया गया। सर्दी के सीजन में काशीपुर में तेजी से फैल रहा डॉग्स में पार्वो वायरस का प्रकोप। इन दिनों रोजाना 15 कुत्ते पहुंच रहे राजकीय पशु चिकित्सालय। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने को पुलिस तैयार। काशीपुर बॉर्डर पर लगातार चेकिंग कर रहा पुलिस प्रशासन। बदायूं में ट्रैक्टर को ओवरटेक के प्रयास में 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत, 3 लोग घायल। सहारनपुर में गौकशी के हिस्ट्री शीटर की करोड़ों की संपत्ति जब्त। गौकशी जैसी संगीन धाराओं में स्थानीय थाने पर दर्जनों मामले दर्ज हैं। बदायूं में चुनाव के मद्देनजर निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर की गलियों और चौराहों से होकर निकाला गया फ्लैग मार्च। रायबरेली में कोचेदार की दिखी दबंगई। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई जमकर धज्जियां। राशन लेने के लिए सैकड़ों की तादाद में राशन कार्ड धारक लाइन में खड़े नजर आए।